जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 से लेकर के 10th तक की एक कंप्लीट सीरीज चलाए हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग सारे जो भी आपके तीनों पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपके चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, इवन आप अदर एग्जाम्स में भी बैठते हैं जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है, वो सारे टॉपिक यहाँ पे हम कवर करते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ होने वाली है आपकी 55 दिन की सीरीज़ होने वाली है, ठीक है ना। और जिसमें से 18 दिन कंप्लीट हो चुका है। आज का ये आपका 19th यानी कि 19वां नंबर का लेक्चर है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, कंबंसन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये किस तरीके से आपके एग्जाम्स में इससे प्रश्न बनते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। और कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्लास 6 से लेकर के 10th तक ये जो पूरा का पूरा चैप्टर होता है वहां तक समराइज करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंबंसन यानी कि दहन की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने डेली लाइफ में तमाम चीज़ों को आपने जलाया भी होगा, ठीक है ना। और क्या कभी आपने एक बात फील किया हुआ है कि जैसे आप माचिस जलाते हैं, क्या वो तुरंत ही जल जाती है? कई बार होता है कि माचिस नहीं भी जलती है, ठीक है ना। तो और तो हमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि कंबंसन के लिए हमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। कि किस चीज़ की वजह से आग पकड़ती है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों पे आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कंबंसन यानी कि दहन के बारे में, ठीक है ना। तो दहन की अगर मैं बात करूं बेसिकली तो एक तरह का क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। केमिकल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आग जलाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकता, ठीक है। तो ये बात आपको एक याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनसीईआरटी के कंटेंट्स के हिसाब से समझाऊं तो देखिए कह रहा है दहन यानी कि कंबंसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और क्या देता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दहन क्या है। एक पहली बात तो कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबंसन, यानी कि दहन किस तरह की रिएक्शन है। तो आप पहले तो बताओगे यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो जलना चाहता है, जो कंबंसन जिसका होता है, वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ में आ गए। और पूछेगा आफ्टर कंबंसन क्या चीजें मिलती हैं हमें, तो कंबंसन के बाद एक तो हमें हीट मिलती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या मिलती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अभी मैं आप लोगों को और चीजें बताऊंगा। और आज अच्छा ये बताओ, क्या केवल हीट और लाइट ही मिलता है दहन से? आप कहोगे कि नहीं सर, कभी कभी क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लोग दीपावली में देखते होंगे, पटाखा जब फटता है तो साउंड भी करता है, उससे उष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, कई सारी चीज़ें वहाँ से निकलती है। इवन कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुँचाते हैं, जो अनबर्न रह जाते हैं, जो कम जले हुए होते हैं, कार्बन के पदार्थ होते हैं, वो भी उसमें से निकलते हैं। तो वो कई बार इन्वायरमेंट को हानिकारक भी होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कंबंसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीजन के साथ जलती हैं चीजें, जलने के बाद लाइट और क्या मिलता है आप लोगों को, ऊष्मा मिलती है। फिलहाल तो इतनी बात रखो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंबंसन की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। कंडीशंस फॉर कंबंसन कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए भाई, कि कोई आग पकड़ना चाह रहा है तो उसके साथ क्या क्या कंबंसन होनी चाहिए। अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो आपके पास ये कागज है, आप इसके नीचे लौह जलाना शुरू करते हैं ना, तो एकदम से नहीं पकड़ता, थोड़ी देर तक आप क्या करते हो, ये गर्म होता है, थोड़ा जब गर्म हो जाता है उसके बाद अचानक से फिर बर्न होने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये इसे बोलते हैं इग्निशियन टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इग्निशियन टेम्परेचर, यानी कि उसकी हिंदी होती है ज्वलन ताप।
क्या बोलोगे आप लोग? ज्वलन ताप होता है। जैसे कई बार देखो आप ना लेटर जलाओ और अपनी उंगली को गर्म करो, थोड़ी देर तक ना आग में रहकर भी आपकी उंगली को फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो माइनर सेकंड में आपको लगेगा कुछ नहीं हो, थोड़ी देर के बाद जलना शुरू होता है। जब जलना शुरू होता है ना, उस बीच के जो टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं ज्वलन ताप। जिस ताप को क्रॉस करने के बाद वस्तु जलने लग जाए, आग पकड़ ले, उसी को क्या बोलते हो? इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप। ठीक है, तो हम फिलहाल तो ज्वलन ताप आप लोग समझ गए। अच्छा, हम कंडीशंस जान लेते हैं, हमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी कंबंशंस के लिए। पहली कंडीशन ये है कि ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थित होना चाहिए। भाई आपके पास जो पदार्थ है वो ज्वलनशील होना चाहिए। ज्वलनशील से मतलब क्या है कि वो आसानी से आग पकड़ने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी में भीगा हुआ कोई सामान लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं इसको जलाओ, नहीं जलेगा। पानी को जलाओगे तो नहीं जलेगा ना। तो आपके पास कंबंशन के लिए नेसेसरी चीज क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछता है, आप लोगों से मिलान करने के लिए पूछ लेता है या आपसे असर्शन रीजन टाइप करके पूछ लेता है, तो ये आपको पता रहने चाहिए। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं पकड़ती, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरा क्या है, पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। ज्वलन ताप मैंने आपको समझा दिया ना, कह रहा है हीटिंग द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप क्या होता है। तो बात समझ आ गई ना, ज्वलन ताप क्या है। यहां मैं आग नहीं लगा सकता, नहीं तो दिखाता। अगर मैं इसके पेन कवर को भी जलाना चाहूं ना, थोड़ी देर तक इसको गर्म करना पड़ेगा। माचिस जलती माचिस के अंदर रह के भी आग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में घुसना चाहे तो क्या मुझे ये बताओ, क्या दुनिया के हर एक सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर फिक्स होता है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं फिक्स होता है। कोई वस्तु होती है जल्दी आग पकड़ लेती है, कोई वस्तु होती है जो थोड़ी देर में पकड़ती है। आप लोग देखोगे पॉलीथीन होगा तुरंत पकड़ लेता है, वहीं लकड़ी को पकड़ाओगे तो उसका इग्निशन थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा देर तक आग को सटा के रखना पड़ता है। अभी ठंड का मौसम था, अलाव वगैरह आप लोग जलाए होंगे तो ये चीज़ फील किए होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो कमेंट जरूर करके बताना, ये सब चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है ना, तो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपकी ये 55 दिन की सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गया, इग्निशन टेम्परेचर समझ आ गया, इसकी नीड होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंबंशन के टाइप क्या होते हैं। क्या आग एक ही तरह से जलती है, मतलब जो ज्वलन होता है एक ही तरह का होता है क्या? तो हम अब समझेंगे क्या टाइप ऑफ कंबंशन। ठीक है ना। पहला कंबंशन क्या होता है? तेज दहन। इसमें क्या बोलते हैं? रैपिड कंबंशन क्या होता है? बर्न क्विकली विथ हीट एंड लाइट। अगर कोई चीज तुरंत आग पकड़ ले रही है और तुरंत हीट भी दे रही है और तुरंत लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेज दहन की चीज है। ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे गैस का रेगुलेटर जैसे ही ऑन करते हैं, तुरंत लाइटर मारते तुरंत आग पकड़ लेता है ना, तुरंत ज्वाला भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो आपका जो बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस होती है, ये किसके तेज दहन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अभी आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा, घबराइएगा मत। एनसीईआरटी के फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। ये देखिए आपके स्टोव है ना, ये तुरंत जो है जलने लग जाती हैं। अच्छा, एक आपका आता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन, यानी कि स्वतः दहन क्या होता है? स्वतः दहन क्या होता है इसको देखते हैं। अकर्स विदाउट एक्सटर्नल हीट। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, आप कोई बाह्य हीट नहीं भी देंगे उसे ना, तो भी वो स्वतः जलने लग जाता है। ठीक है, कैसे जलने लग जाता है जरा समझाइए सर। तो सोचो, आपके पास माचिस की तीली होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा माचिस की तीली इस तरीके से होती है। बड़ा अच्छा बना दिया मैंने तो माचिस की तीली, ऐसे ही तो आई थिंक होता है। हाँ, माचिस की तीली होती है। क्या आप उसको कहीं गर्म करने ले जाते हो क्या? वो स्वतः ही आग पकड़ता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, एक बार सीटेट ने तो ये भी पूछा हुआ था कि माचिस की तीली के अंदर क्या ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो आपको ये भी याद रखना है क्या होता है। एक तो रेड फास्फोरस होता है, दूसरा क्या होता है, इसके अंदर कांच होते हैं। ठीक है ना, तो कांच होते हैं, ग्लास बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ग्लास प्रेजेंस होता है। तो ये रेड फास्फोरस और ग्लास होता है। तो जो फास्फोरस होता है ना, वो स्वतः जलायमान होता है, मतलब स्वतः जलने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा था इसने कि स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः दहन कैसे होता है। तो इसका एग्जांपल रखोगे बर्निंग ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में दो तरीके से होते हैं, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। ठीक है ना।
अगर हम माचिस के थोड़े से इतिहास में जाएं तो जो पहले माचिस की तीलियों पे लगाया जाता था वो फास्फोरस का जो पार्ट था ना वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक था, तो बाद में इसको चेंज करके रेड फास्फोरस अब लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता रहना चाहिए, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए तीसरा टाइप का आता है एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट होता है। दहन का ही एक प्रकार है, वायलेंट टाइप का विस्फोट बोलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, सडन रिएक्शन विथ हीट लाइट एंड साउंड। जब आग पकड़ लेती है लाइट के साथ और हीट के साथ साथ ध्वनि भी देने लग जाए, साउंड भी प्रोड्यूस करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विस्फोटक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, फायर वर्क्स हो गए, जितने भी देखते होंगे आप लोग के पटाखे हो गए, या अदर कोई जो खदानों में लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके उदाहरण हो जाएंगी। ठीक है, तो विस्फोटक आप समझ गए होंगे। वैसे विस्फोटक बनाने के कई सारे तरीके भी होते हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आप पीजीटी लेवल से ऊपर तक जाते हैं तो वही चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है ना, जो हमारा लेवल है अभी हम क्लास 10th तक आपके एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा हाई लेवल के लिए भी पढ़ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं चीज़ों को उस लेवल तक या फिर अलग से एक प्लेलिस्ट बना के जिसमें 11th-12th की भी एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए, तो ये देखिए ज्वाला को आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है। देखिए मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला के रंग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है, तो याद रखना। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब हमने ज्वाला यानी कि कंबंसन की बात को तो एक तरह से समराइज कर लिया, कैसे आग जलती है, क्या किस तरह से जलती है, क्या मिलता है, क्या आवश्यक चीज़ें, सब हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा फ्लेम के बारे में। फ्लेम यानी कि लौ क्या होती है। ठीक है ना, अब आपने देखा होगा जब आग जलती है तो उसका जो दृश्यमान होता है, जो हमें विजिबल पार्ट होता है, उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लौह बोलते हैं। ठीक है ना, आग जलती है, देखिए जैसे ये मोमबत्ती जली तो इसकी ये लौह पार्ट है ना, ये दिखता ही तो है हमें। ठीक है ना, तो वो जैसे ये क्या कहते हैं, गैस का जो बर्नर जल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है जो ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लौह बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, बाकी किताबी भाषा भी जरूरी है। देखिए क्या है, तो कैसा होता है लौह, ये समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है, लौह आग का दिखाई देने वाली गैसीय भाग है जो दहन के दौरान उत्पन्न होता है। जब हम लोग कंबंसन यानी कि दहन करते हैं तो जो दिखने वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, लौह बोलते हैं। ठीक है ना, अब लौह यही नहीं समाप्त होता, यहां से जो बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आपसे लौह के क्षेत्र से बात करता है कि कौन सा इसका क्षेत्र जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा ज्यादा गर्म होता है। रुको इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर करूं, देखो होता है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब देखिए जैसे ये मोमबत्ती है आपके सामने, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ हो जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा सही रहूँगा। देखिए जैसे ये मोमबत्ती है, जब आपने क्या किया, आग को जलाया मोमबत्ती में, आप लोग प्रैक्टिकली भी फील करना, मोमबत्ती जब जलती है ना, जलती मोमबत्ती पे आप अपनी उंगली ऐसे रखो, जल रही है उस पर रखोगे ना, आपको कुछ अंतर दिखेगा। जो उंगली का भाग आपका बीचों बीच होगा, मोमबत्ती की ज्वाला के बीचों बीच होगा, वो कम हीट होगा, आपको वहां कम जलन फील होगी। लेकिन जो सबसे बाहरी किनारा होगा उंगली का, वहां आपको ज्यादा जलन फील होता है। ठीक है ना, तो जो ज्वाला होती है उसका स्ट्रक्चर बनाया गया ना, तो इसकी 3 धाराएं बनाई गई। एक तो आपका मध्य का पार्ट आ गया, एक आपका जो देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा, देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, ये आपको हल्का येलो कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये येलो कलर दिखता है। ठीक है ना, और एक ये बीच वाला पार्ट हो जाता है। एक यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना ब्लू कलर का थोड़ा सा दिखता है, ये अगर दिखे तो एकदम किनारे पे इस तरीके से ना ब्लू कलर की दिखती है ज्वाला। ये आप लोगों को स्टोव वाले में अच्छे से दिखता होगा। कैसा है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गैस जल रही है ना, तो आपको थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको। तो इसका ये कहना होता है, जो ये ब्लू कलर का जो बाहरी नीले रंग का होता है, जो नीले रंग का पार्ट होता है, बाह्यतम क्षेत्र होता है, ये पूर्ण दहन का भाग होता है, ये कंप्लीटली कंबंसन होता है, कंप्लीटली बर्न होता है। ठीक है ना, तो जो कोई चीज पूर्ण दहन होगा तो वो सबसे गर्म भाग भी होगा। तो आपसे पूछेगा, ये सीटेट में एक बार डायरेक्ट पूछा गया है कि एक जलती हुई मोमबत्ती है, उसका कौन सा तो फ्लेम का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होगा। ठीक है ना, आपको बाह्यतम भाग दिया था, मिडल दे रखा था और इनर दे रखा था। तो सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, बाह्य भाग होता है। याद रखोगे ना, गलती नहीं करोगे, वेरी गुड। ठीक है ना, और बीच वाला जो होता है येलो वाला थोड़ा थोड़ा जो दिखता है, वो आंशिक रूप से गर्म होता है। आंशिक मध्य भाग जो होता है आंशिक होता है। कलर कैसा होता है, पीला होता है। सबसे तेज जलने वाले का कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, याद रखना।
और बीच में जो पार्ट होता है सबसे कम गर्म वाला भाग होता है मोमबत्ती का, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गया। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काले रंग का होता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यही चीजें आपको समझा रखा है। देखिए आउटर जोन के बारे में दे रखा है। अच्छा ये क्यों भाग रहा है स्लाइड, एक सेकंड रुक जाइए, इसको जरा मैं सेट कर दूं। हाँ ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए आउटर जोन बाहरी क्षेत्र कंप्लीटली बर्न कंबंसन होता है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ब्लू इन कलर होता है, याद रखना, समझा दिया हूं। मध्य वाला क्षेत्र क्या होता है, पार्शियली कंबंसन होता है, मतलब हल्का फुल्का जलता है, येलो इन कलर होता है, ठीक है ना। तीसरा जो आपका क्षेत्र आता है इनर जोन आता है, आंतरिक क्षेत्र होता है, अनबर्न पार्ट होता है, वेपर होता है, एक तरह से भाप जैसा होता है, और लीस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे कम गर्म होता है, ये याद रखना, ठीक है। याद रखोगे आपके सुपर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इवन आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के कंटेंट है। चले हम ये जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा है ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा अब ये पूछ रहे हैं लौह उत्पन्न करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। भाई सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस फ्लेम, कौन से पदार्थ है जो क्या करते हैं, लौह उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, केवल वे पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित होते हैं लौह उत्पन्न करते हैं, जैसे मोम हो गया, केरोसिन हो गया। तो ये आपको याद रखना, गर्म करने पे जो वाष्पित होंगे वही पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था, ये हमने बता दिया। हमने पढ़ लिया कंबंसन के बारे में, हमने पढ़ लिया फ्लेम के बारे में, दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो ईंधन क्या होता है, अगर हम आपसे रफली पूछे ईंधन क्या होता है तो आप कहेंगे कि सर जिससे खाना बनता है। तो ऐसे देखो सिंपल से इसका आंसर भी होगा, जो हमें उष्मा प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें ईंधन होती है। ईंधन इवन केवल खाना ही नहीं बनाती, ईंधन से ही गाड़ियाँ चलती हैं, एरोप्लेन ईंधन से चलता है, तमाम दुनिया की चीज़ें, इवन हम लोग भी चलते हैं ईंधन से, हमारे अंदर भी तो खाना बर्न होता है, ठीक है, ईंधन ही तो ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए तो हम अगर बात करते हैं फ्यूल और ईंधन की, तो भाई बुकीज लैंग्वेज भी सुन लो, कह रहा है ईंधन एक पदार्थ है जिसे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या आप पूछोगे कि सर हमारे अंदर भी ईंधन है, तो क्या हमारे अंदर भी आग लगती है, जलाई जाती है? हाँ, स्टमक एक होता है, ठीक है ना, बर्न होती है। बर्न होने का मतलब केवल आग जलना, लौ दिखना नहीं होता। कंबंसन हमने बताया ना, फ्लेम अलग चीज है, कंबंसन अलग चीज है। फ्लेम तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, हम लोग सांस के माध्यम से हवा जो एयर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है ना, तो हमारे अंदर का फूड क्या होता है, बर्न होता है। बर्न इन द सेंस होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू बर्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से तमाम गाड़ियां भी बनती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अब हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, अब क्या होता है, फ्यूल है, ईंधन जो है वो दो तरह के होते हैं, अच्छे ईंधन होते हैं और बैड फ्यूल्स भी होते हैं, बेकार ईंधन भी होते हैं। तो अच्छे ईंधनों की पहचान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए एक होता है कैलोरिक मान, क्या होता है कैलोरिक मान, जैसे कोई ईंधन है, 1 ग्राम ईंधन को अगर जलाया जाए उससे प्राप्त होने वाले 1 किलो जो 1 जूल के एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। वैसे तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया और आपका कोयला हो गया, तमाम चीज़ों के अलग अलग कैलोरीफिक मान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको रटना नहीं है। आपसे ये नहीं पूछता कैलोरीफिक मान एग्जैक्ट किसका है, आपसे ये पूछेगा कि किसका कैलोरीफिक मान अधिक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पेट्रोल और कोयले में, पेट्रोल और कोल में सबसे अधिक कैलोरीफिक मान किसका होगा, तो आप अंदाजा ऐसे लगाना, जो अच्छे से बर्न कर जाता है, आसानी से आग पकड़ लेता होगा, उसका कैलोरीफिक मान ज्यादा होता होगा। तो आप बता देना पेट्रोल का ज्यादा होगा, ऐसे याद रखना, तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। चलिए कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए अच्छे फ्यूल का, कि वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रख रहा हो अपने अंदर, ठीक है ना, उच्च गुणवत्ता वाले क्या हो, कैलोरीफिक मान हो, तो उसे उच्च गुणवत्ता का क्या बोलते हैं हम लोग, ईंधन बोलते हैं। अच्छा दूसरा बर्निंग इजिली, जो आसानी से जले, ऐसा नहीं कि हमने अच्छा ईंधन ले लिया और आसानी से जल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, और कम से कम अवशेष छोड़े। अगर मैं पूछूं एलपीजी हो गया एक और कोल हो गया, कोयला हो गया आपका, इनमें से अच्छा ईंधन कौन है, तो आप कहोगे कि सर एलपीजी है। क्यों है, क्यों, क्योंकि ये कोई अवशेष नहीं छोड़ रहा है, आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, कई सारे इसके बेनिफिट है। वहीं कोयले को जलाने के लिए आपको उस पर कुछ डालना पड़ेगा, उसके बाद क्या है कि इसकी राख निकलती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में चला जाता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपके घर में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो हमने आप लोगों को ये भी सिखा दिया ईंधन के बारे में, इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, टाइप ऑफ फ्यूल को समझते हैं, कितने तरह के होते हैं। भाई देखो, हम आपको अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे पदार्थ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पदार्थ की जिस तरीके से तीन मूल अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मैटर्स की तीन स्टेजेस होती हैं, सॉलिड और लिक्विड एंड गैसियस स्टेज, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूल होता है वो भी तीन स्टेजेस में पाया जाता है, ठीक है। पहला तो ठोस अवस्था का भी कुछ ईंधन होते हैं, जैसे ठंड के मौसम में हम लोग लकड़ी जला लेते हैं, कोयला जला लेते हैं, ये सारे कैसे हैं, हमारे ठोस हैं। दूसरा आपका लिक्विड फॉर्म के भी होते हैं, क्या होते हैं, तरल ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे आ जाते हैं। फिर आपका गैसियस फॉर्म वाले ईंधन आ जाते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अवस्था आपको समझ आ गई होगी, टाइप ऑफ फ्यूल। चलिए, अब इतना जब हमने पढ़ लिया, फिर हम ये देखते हैं, कंबंसन हो गया, फ्लेम हो गया, फ्यूल्स के बर्निंग हो गया, क्या इन सारी चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट पे अच्छा ही प्रभाव पड़ता है या कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो इससे हमें अवेयर भी रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भाई, जो चीज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट है उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव भी इंपैक्ट होता है, ठीक है ना। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। भाई जब फ्यूल ईंधन जलता है तो कुछ दुष्प्रभाव भी छोड़ के जाता है, जैसे वायु प्रदूषण। कैसे प्रदूषण हो गया, मान लीजिए आपने कोयले को जलाया, जब वो बर्न हो गया, उसके कुछ कार्बन पार्ट बच गए, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो खराब तरीके के ईंधन होते हैं उससे हमारे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, ठीक है ना। इससे और क्या फर्क पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सल्फर वगैरह की प्रेजेंस जो होती है उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट भी पड़ता है। तीसरा क्या होता है, एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा कैसे हार्म पहुंचाती है, आप लोग देखते होंगे अम्लीय वर्षा से फसलें खराब हो जाती हैं। संगमरमर के बारे में सुना होगा, उसका कलर फेड हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आगरा में जो ताजमहल है वो अम्लीय वर्षा की वजह से पीला पड़ने लग गया था। तो ये तमाम चीज़ें होती है जो हानिकारक पहुंचाती हैं, ये फ्यूल की वजह से होती हैं, ठीक है ना। फैक्ट्रियों में ईंधन जलते हैं, उनसे अपशिष्ट निकलते हैं, वो क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कोई अगर ज़्यादा डीप में अगर कोई तैयारी कर रहा होगा अदर सब्जेक्ट का भी, आप मुझे बताओ कि जो आगरा का अपना ताजमहल है उस पर कौन सी फैक्ट्री का इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर पीलापन आ रहा था। बाद में उस फैक्ट्री पे क्या लगाया गया था, रोक भी लगाया गया था। तो ये मथुरा के अंदर एक तेल रिफाइनरी की फैक्ट्री है। चलो, मैंने तो आंसर भी बता दिया, आप लोग कमेंट करके बताना सही है या गलत है, आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, उस फैक्ट्री का नाम बताना मुझे, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है, अच्छा, अब स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके, ठीक है। अच्छा बताओ, पोल्यूशन को आप कम कैसे कर सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हो पोल्यूशन का। भाई हम लोग उच्च गुणवत्ता वाले क्या करेंगे, ईंधन इस्तेमाल करें, जिससे कि कम हानिकारक गैसेज निकले, ठीक है ना, कम अपशिष्ट पदार्थ निकले, तो हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या है, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का अपनाना, अच्छी टेक्नोलॉजी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने ईंधन को सदुपयोग में लाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। चलिए, ओवरऑल मोटा मोटा आप लोगों को जितना कंटेंट था आपके एनसीईआरटी 6 से 10 तक इस चैप्टर का हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए, जो बचा हुआ टॉपिक है, कुछ बातें अगर बची होंगी तो आपने क्या सीखा अब तक, उसके माध्यम से मैं आपको सिखा देता हूं कि कुछ बचा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपके एनसीईआरटी के लास्ट में लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए, हमने अभी क्या सीखा, जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे दाह कहते हैं, जो जलता है उसे दाह बोलते हैं, जलाने वाले को दाह करने वाला बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दहन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। और क्या, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप होता है, मैंने इग्निशियन टेम्परेचर बताया था ना, कि जिस पर दाह पदार्थ क्या हो, आग पकड़ लेता हो, ठीक है ना। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है ना। अच्छे पदार्थ जो होते हैं उनका इग्निशियन टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है ना। अच्छा, आग उत्पन्न करने हो तो आवश्यकताओं में अधिक। अच्छा, अब आप चाहते हैं, कहीं आग लग गई है, आप चाहते हैं कि वहां पे आग को बुझाया जाए, तो आप क्या करोगे, जिन चीज़ों की वजह से लगी है उनको दूर कर दो। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये बोला उसने, ठीक है ना। कह रहा है आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का प्रयोग किया जाता है। ये याद पता, ये एनसीईआरटी की बात है, पानी डाल के हम लोग आग बुझाते हैं, लेकिन सेफ्टी रखते हैं कि आग किस वजह से लगी है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी से लगती है। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो हम उसे पानी से नहीं बुझाएंगे क्योंकि करंट फैल जाएगा। तो ये आप अवेयर रहोगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, मैंने बता ही दिया, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन हो गया आपका। ज्वाला के तीन विभिन्न क्षेत्र भी होते हैं, अदीप्त, दीप्त, वही वाला
आउटर मोस्ट सबसे अधिक जलता है, फिर कम जलने वाला, फिर बीच में सबसे कम जलता है। ठीक है, जो मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल दिया ये भी बता दिया। आप लोगों को अच्छे ईंधन की गुणवत्ता मैंने बता दिया, कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, पर्यावरण पे कैसे हार्म पहुंचाते हैं, ये बता दिया आपको। ठीक है ना। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। हाइड्रोजन अच्छा ईंधन हो जाएगा, वहीं कोयला हो गया, एलपीजी हो गया, सब में अलग अलग गुणवत्ता है, अलग अलग उनकी वैल्यू है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका कि मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है कि कौन सा अच्छा ईंधन है, कौन सा अच्छा नई ईंधन है, ये उसके ऊष्मीय मान पर डिपेंड करता है। उसको मेजर कैसे किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम 1 किलोग्राम कोई फ्यूल जला रहे हैं तो क्या उससे 1 किलो जूल ऊष्मा मिल रही है, तो उसी को 1 किलो जूल ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और स्वतः श्वसन कणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ना, अगर कोयला हो गया, आधा बर्न हुआ, आधा बचा है एनवायरनमेंट पे, उससे कार्बन के पार्टिकल आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम तरह की विषैली गैसेस बन जाती हैं, जो कि हमारे शरीर, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अच्छा कह रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्ण अच्छा का कारण बताया जाता है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको भी ठहराया जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और क्या है मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। आप लोगों को मैंने ये भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना। जिसको एग्जैक्ट बुक में पकड़ना है, ये कहाँ पे टॉपिक मिलेगा, तो क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, कुछ पार्ट मेजर आप लोगों को थोड़ा सा आपको 9th और उसमें भी मिलेंगे। ठीक है ना। सबसे ज्यादा इस चैप्टर का नाम जहाँ है 8वीं क्लास में है। ठीक है ना। चलिए, अगर अब आप लोग यहां तक पढ़ चुके हैं आराम से, ठीक है ना, तो 1 सेकंड का टाइम लेना, छोटा सा कमेंट कर देना, इतना रिक्वेस्ट है। आपका भाई इतने मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा है, आप लोगों को पेड बैच में भी इतने अच्छे कंटेंट नहीं मिलेंगे। मैं फालतू का बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता, आधे घंटे में 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करना, कंप्लीटली कंटेंट को डिस्कस करना काफ़ी अपने आप में एक तरह से टारगेट वैल्यू होती है इस चीज़ की। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे ना, तो मेरा मोटिवेशन जो है बना रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी से अगर कर सकते हैं हेल्प, तो 1-2 दोस्तों तक जरूर चैनल को पहुंचाइएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम इस सीरीज़ को आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आप अपना भाई समझ करके इतनी हेल्प जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग बहनें हैं वो लोग तो हेल्प बहुत करती हैं, उनके कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर मजबूत पकड़ हो जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कंबंशन, मतलब दहन के लिए आवश्यक वस्तु क्या होती है, बताइए। दहन क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ईंधन होना चाहिए, हाँ जी ईंधन भी जरूरी है दहन के लिए। ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ जरूरी है। हीट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर तक कैसे पहुंचोगे, तो हम 3 ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो तीनों को मिला करके चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, समझ आ गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है लौह का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है। अगर जिसने इसका आंसर अपने मन में नहीं सही किया है ना, यकीन मानिए आप सही से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है ना। इतना आसान बताया था, मोमबत्ती जल रही है, इसकी 3 पार्ट हमने बताया, तो सबसे जलने वाला बाहर वाला बताया था, तो ये आउटर जोन होता है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब ये देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट पे मजबूती आ रही होगी इन सारे क्वेश्चंस को करने से। अगला देखिए क्या कह रहा है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगी तभी आग पकड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है निम्न से कौन सा तरल ईंधन है, बताइए। तरल ईंधन मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लकड़ी लिक्विड होती है क्या, सॉलिड होता है। कोयला ये भी सॉलिड होता है। पेट्रोल बिल्कुल जी गैस होता है, तो एलपीजी। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया पेट्रोल। अब मुझे बताओ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या इसके पहले आप लोग इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जानते थे,
या ज्वाला क्या है, ज्वलन तापमान किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था ना, वह मिनिमम टेम्परेचर या वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद वस्तु आग पकड़ लेती है उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन तापमान बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? कमेंट कर देना प्लीज़ कि यस सर समझ गए हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके से 55 लेक्चर होगा। अभी तो केमिस्ट्री तो चल रहा है, बायो इसके बाद पढ़ाऊंगा, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर देखना कैसा मज़ा आ रहा है, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है, क्लीन आपका फ्यूल कौन सा होगा बताइए। कोयला क्या है, कम क्लीन होता है, लकड़ी कुछ ना कुछ प्रदूषण छोड़ती है, केरोसिन से, मिट्टी के तेल से भी धुआं निकलता है, सीएनजी आज के टाइम में इन चारों में से सबसे क्लीन माना जाता है, ठीक है ना। क्लीन का मतलब जो अच्छा हो, जो कम बेस्ट छोड़ता हो, उसी को बोलोगे। अच्छा ठीक है ना। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बताइए अम्ल वर्षा क्यों होती है। जब हम पेट्रोल, कोयला, डीजल जलाते हैं तो इनसे निकलने वाले जैसे सल्फर वगैरह हो गए हानिकारक गैसें जो होती है इन्वायरमेंट में अपने प्रेजेंस हो जाती है, फिर जब बारिश होती है तो ये बारिश के फॉर्म में नीचे आते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारी फसलों, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये जो कोयला वगैरह है इनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल से फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। पेट्रोल एंड कोल चैप्टर पढ़ाया हूं, जाके पढ़ लेना, उसमें सिखाया हूं कि पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये फोसिल फ्यूल होते हैं आपके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का रीजन यही होते हैं। ऑप्शन कह रहा है पेड़ लगाना, पेड़ लगाना कभी अम्लीय वर्षा का रीजन बन सकता है क्या, सीएनजी नहीं बन सकता, तो इसमें से कोई नहीं थे तो गलत हो गया, पहला ही आंसर सही है, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ये बताओ 10 क्वेश्चन कंटेंट के साथ सपोर्टिव इतना सही है या और आप लोग चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण, भैया हमने आप लोगों को बता दिया, जो माचिस की तीली में भी पाया जाता है, फास्फोरस बोलते हैं। माचिस की तीली में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, उसके साथ क्या पाया जाता है, वो सब कुछ बता रखा है, याद रखना, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्वतः दहन एलपीजी का नहीं होता है, फास्फोरस होता है। जब फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फास्फोरस इज अ एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबंशंस, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है अपूर्ण दहन के दौरान इनकम्प्लीट अगर कंबंशन हो रहा है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मुझे बताइए। मैंने आपको बताया जब कोई अपूर्ण दहन होता है तो उससे वो एनवायरनमेंट से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जो हानिकारक और विषैली गैस बनाती है, एनसीईआरटी का एज इट इज फैक्ट है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या होती है, हानिकारक गैस होती है, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। और प्लीज अगर आप लोग चैनल पे यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 2 शब्द जरूर लिख के जाना कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। चाहे आज देख रहे हैं या चाहे 2 साल बाद देख रहे हैं, जब भी आप लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है ना। अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट्स पढ़ करके, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन जरा बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है ईंधन का कैलोरी मान क्या होता है। कैलोरी मान क्या होता है, मैंने बताया ना, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर उत्पन्न उष्मा की जो मात्रा मिलती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। कई बार 1 किलोग्राम उष्मा, 1 किलो जूल उष्मा मिल जाती है, शायद उसमें मैंने गलत बोल दिया था क्या, ये याद रखना। 1 किलोग्राम ईंधन जलाओगे, जितनी भी उष्मा मिल जाएगी उसको ही उसका इस कैलोरी मान बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने पीछे गलती किया हो तो सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है सही बात बोली थी, तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर आपके रहेगा 20वां नंबर का क्लास होगी, जिसमें हम लोग मैटर्स यानी कि पदार्थ पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में भी है, 2 जगह पे है, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस अराउंड अस इज प्योर, ये इस नाम से है, और भी है, तो उन सबको मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। और बाकी और किस चीज़ के लिए आपको नीड है जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कभी मैं लाइव आऊँगा तो आप लोग जुड़िएगा, आप लोगों से बात करके अच्छा लगेगा कि कौन कौन अपने लर्नर्स है जो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, कुछ तो जरूर सीखा होगा इस क्लास से। अगर आप लोगों के नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि हुई हो, आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जो लोग कमेंट करते कई सारे हैं, राधे श्याम, कई सारे, अंजलि का नाम किसी दिन और बताऊंगा, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप लोग के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।